हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस और बायोस्पेक्ट्रम के द्वारा जो 8th एनुअल सर्वे किया गया था उसमें बताया गया कि जो भारतीय बायोटेक इंडस्ट्री है उसने 5 साल में तिगुना ग्रो किया। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एक अहम भूमिका निभाई जाती है जब बात आती है फार्मास्यूटिकल साइंस की, जेनेटिक्स की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, इम्यूनोलॉजी की, स्टेम सेल रिलेटेड रिसर्च की, एम्ब्रियोलॉजी की और सेल बायोलॉजी की। बायोडाइवर्सिटी के जेनेटिक रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को ब्रॉडली डिफ़ाइन करें तो इसमें इंक्लूड किया जाता है टेक्निक्स को जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या उन्हें मॉडिफाई करने के लिए, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स को इम्प्रूव किया जा सके या फिर जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया जा सके किसी स्पेसिफिक यूसेज के लिए। मनुष्यों के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है जब से ये सिविलाइजेशन है। जो नई बायोलॉजिकल टेक्निक्स में रीसेंट डेवलपमेंट आए हैं उनके द्वारा फंडामेंटल सोशल और मॉरल क्वेश्चंस को रेस किया गया है, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो रूल्स है मैन्युफैक्चर के लिए, यूज़ के लिए, इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स, इन्हें सबसे पहले नोटिफाई किया गया था अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एग्जाम पॉलिसी ऐसी यूनिट्स जो कि अंडरटेक करती हैं कि उनका जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है और जो सर्विसेज हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाए, वो सेटअप कर सकती है अंडर द बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम ऐसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेफ्टी गाइडलाइंस एस्टैब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो गाइडलाइंस है वो कवर करती है एरियाज ऑफ रिसर्च को इन्वॉल्विंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। वो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स के साथ में भी डील करती है। गाइडलाइंस फॉर रिसर्च इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड गाइडलाइंस फॉर टॉक्सिसिटी एंड एलर्जेनिसिटी इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसजेनिक सीड्स प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स 1998। ये गाइडलाइंस दी गई थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो करंट गाइडलाइंस हैं वो कवर करती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च को ऑन प्लांट्स, और इसमें इस बात को भी इंक्लूड किया जाता है कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उन्हें किस तरह से डेवलप किया जा सकता है और साथ ही उन्हें किस तरह से सॉइल में ग्रो किया जा सकता है फॉर मॉलिक्यूलर एंड फील्ड इवैल्यूएशन। ये जो गाइडलाइंस है ये इस बात के साथ में भी डील करती है कि इंपोर्ट और शिपमेंट किस तरह से किया जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का जो कि सिर्फ रिसर्च यूज़ के हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2002, ये जो पॉलिसी है इसका एम और ऑब्जेक्ट ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक की फैक्टर होगी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और इस बात को भी इंश्योर करती है कि जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा यील्ड दे पाएंगे और साथ ही साथ वो ज़्यादा टॉलरेंट भी होंगे। इन साइंसेस की एप्लीकेशन के लिए सही एटमॉस्फेयर को तैयार करना और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना ये अभी के समय की रिक्वायरमेंट है। सीड्स एक्ट 1966, ये जो एक्ट है वो सीड के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, डी रेगुलेशन, डी कंट्रोल ऑफ सीड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़, जिससे ऐसे सीड्स जो कि एरोनियस हो उनकी सेल को चेक किया जा सके। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग्स को और कॉस्मेटिक्स को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2005, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, नॉलेज या फिर रिलेटेड मैटर्स से जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं उनकी सस्टेनेबल शेयरिंग की जाए, ये इस बात को भी कवर करता है। जो नेशनल गाइडलाइंस ऑफ स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी 2007 है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया उन सभी एशियन कंट्रीज़ में फ़र्स्ट आती है जिन्होंने इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में और जिसके द्वारा सेट किया गया बायो सेफ्टी सिस्टम जिसे रेगुलेट किया जा सके अप्रूवल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स।
इंडो ऑस्ट्रेलियन बायोटेक्नोलॉजी फंड को इस्तेमाल किया जाता है डेवलप करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोलैबोरेटिव रिसर्च एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप्स को।